हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक प्रॉपर एक ओवरव्यू बनाया था कि किस तरीके से हम डीएनए आइसोलेट करके उससे हम प्रॉपरली जीन क्लोनिंग करते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इस सब का एक ओवरव्यू बनाया था। और हमने प्रॉपरली क्या पढ़ा था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ा था। अगर आप ये रिवाइज करेंगे तो किस तरीके से हमने कहा था कि 4 टाइप के सेल होते हैं, उनकी हमें सेल वॉल तोड़नी है, फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसका न्यूक्लियस प्रेसिपिटेट करना है। प्रेसिपिटेट करने के बाद हमें न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ के उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन होती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि आरएनए होता क्यों है? बेटा आरएनए होने का रीजन ये है क्योंकि किसी भी लिविंग सेल में कभी ना कभी हमेशा ही ट्रांसक्रिप्शन चलती रहती है। अगर वो स्पेसिफिकली एम फेज में ना हो तो ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, तो इसलिए आसपास आरएनए जरूर होगा। ठीक है, तो हमने आरएनएज और प्रोटीएज यूज किया, फिर डीएनए को चिल्ड इथेनॉल डाला तो डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। फिर हमने स्पूलिंग के थ्रू डीएनए को निकाल लिया। अब हमारे पास डीएनए आ चुका है और उस डीएनए को हमें क्या करना है? उस डीएनए को हमें अब मैन्युपुलेट करना है, मतलब उसमें से जीन निकालनी है। उसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हमने कहा था भाई हम टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे क्या होता है। ना व्हाट इज टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ऐसे टूल्स हैं, क्या हैं, उनके बारे में हमें जानना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक पे। ठीक है, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें बायोटेक में चाहिए, है ना। हमने कहा था यार देखो, टूल्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो हेल्प करेगी। तो उसमें हमने जब लिस्ट लिखी थी तो सबसे पहले हमने कहा था मुझे एंजाइम्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा? एंजाइम्स चाहिए। सेकेंड नंबर पे मुझे क्या चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। ना व्हाट वाज क्लोनिंग वेक्टर? आपको मैंने बताया था, कोई भी ऐसी चीज, अगर मान लो मैं डीएनए की कॉपी बनाना चाह रहा हूं तो कोई भी ऐसा डीएनए जिसपे मैं डीएनए जोड़कर कॉपी बना सकूं, दैट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए बेटा। मुझे क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए। तो एंजाइम्स में मेरे पास क्या है? एंजाइम्स में मेरे पास क्या है? हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं? कौन कौन से एंजाइम्स है? ध्यान से सुनेंगे बेटा, कौन कौन से एंजाइम्स है हमारे पास? कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स में सबसे पहले आएंगे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनकी मैं बात करूंगा आपसे। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा लाइगेज के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि मुझे कॉपी बनानी है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। इसकी भी मुझे बायोटेक में जरूरत पड़ने वाली है। और मैं दो नाम और बता रहा हूं आपको। एक है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, लेकिन बताएंगे आपको, थोड़ा सा समझाएंगे चीजों को। और एक है बेटा T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये एंजाइम्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास एंजाइम्स हैं, हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है और हमारे पास होस्ट सेल है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब हम यहां से आगे जाएंगे और टूल्स के बारे में देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बड़ा ग्रुप एंजाइम का जिन्हें हम न्यूक्लियेजेस कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे फिर हम एंडोन्यूक्लियेजेस पे जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस पे। ध्यान से सुनेंगे सब लोग क्या हम यहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हम यहां पर पढ़ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग बेटा कि इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज देखें आप लोग, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा? यहां पे देखो, हमने लिखा न्यूक्लियेजेस। ध्यान से सुने, हमने लिखा न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस मतलब जो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, जो डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। यहां पे डाइजेस्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि एक तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है।
कौन सा बॉन्ड तोड़ता है न्यूक्लियस में? सुन लो ध्यान से, न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड ब्रेक करेगा कौन सा? फॉस्फो डायस्टर, या प्रॉपरली अगर आप लिखो तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड तोड़ता है। हमारे पास उनके बीच में जो बॉन्ड होता है फॉस्फो ईस्टर, उस बॉन्ड को ब्रेक करता है ये। तो आपने ये समझना है न्यूक्लियस क्या है? एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। यहां डाइजेस्ट करने का मतलब है बॉन्ड ब्रेक करना। शुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने का काम किसका है? न्यूक्लियस का है। अब आप समझो जरा, न्यूक्लियस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, समझना बेटा इस बात को। न्यूक्लियस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरे पास, ध्यान से देखें बेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं यहां पे दो टाइप के न्यूक्लियस, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। सोच के चलना है जरा फटाफट से। एक आरएनएज, देख लो ASC लिख रहे हैं। सेकंड डीएनएज, मुझे बायोटेक में डीएनएज चाहिए। आरएनएज जो किसको डाइजेस्ट कर रहा है, किसको ब्रेक कर रहा है? आरएनए को। जो किसको ब्रेक करता है? आरएनए को। बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूं, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे आरएनएज होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर कोई आरएनए किसी काम का नहीं है ना, ऐसे ही घूम रहा है, उसको तोड़ देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आरएनए बन के फटाफट से साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। बहुत लंबे समय के लिए अगर कोई आरएनए वहां रुकता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। वो न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियसिस, जो आरएनएज होते हैं, जो आरएनए को तोड़ते हैं। ठीक है, हमें किससे काम है बायोटेक में? डीएनए से। तो ये किसको तोड़ेगा? ब्रेक करेगा डीएनए को। ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा डीएनए को। तो हमें डीएनएज चाहिए बेटा, हमें ये रिक्वायर है, वी रिक्वायर डीएनएज, हमें डीएनएज चाहिए। अब आ जाओ जरा आगे की कहानी सुनो ध्यान से। हमें डीएनएज चाहिए। डीएनएज भी दो तरीके का है। एक जो डीएनए के आखिरी लास्ट के न्यूक्लियोटाइड तोड़ता है उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो बीच में कहीं तोड़ेगा उसे एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। तो हमारे पास बेटा डीएनएज इज ऑफ टू टाइप, मैं लिख रहा हूं, डीएनएज जो है वो भी हमारे पास दो टाइप का है। जो हमें पढ़ना है वो भी हमारे पास दो टाइप का है डीएनए तोड़ने वाला। एक है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब बाहर, और दूसरा है बेटा मेरे पास एंडोन्यूक्लियस। दूसरा हमारे पास क्या है? एंडोन्यूक्लियस। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि आपको एंजाइम्स में सबसे पहले न्यूक्लियस चाहिए, जो बिगर क्लास ऑफ एंजाइम है। उसमें आ जाएगा मेरे पास डीएनएज, आरएनएज। मुझे आरएनएज नहीं चाहिए, मुझे डीएनएज चाहिए, और डीएनएज में भी मुझे क्या चाहिए? एक्सोन्यूक्लियस। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाओ और चीजों को और बेटर वे में समझो। Now we have two type of enzyme. One is exonuclease. One is exonuclease. अब आपके पास ये मान लो डीएनए में ये जो मैं लिख रहा हूं ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो डीएनए में ऐसी बैकबोन होती है, इधर 5' है, इधर 3' है। अब यहां 5 है ऐसे। तो आप ये देखिए जरा ऐसे, इस तरीके से समझिए। Now what is exonuclease? एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है जो टर्मिनल एंड के एक किसी न्यूक्लियोटाइड को तोड़े, चाहे इधर ब्रेक करे, कहीं भी एक साइड पे ब्रेक कर दे। जो लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा उसे एक्सोन्यूक्लियस कह रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सोन्यूक्लियस क्या होगा? विच रिमूव टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, है ना? विच रिमूव टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है? जो हमें, ध्यान से सुने, एक्सोन्यूक्लियस क्या है? जो हमें क्या करके दे, ध्यान से सुने, जो हमें क्या करके दे? एक न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम हमें ब्रेक करके दे। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से देखें बेटा, एक एक न्यूक्लियोटाइड जो ब्रेक करके दे उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सोन्यूक्लियस कह रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जैसे इसको हटा दे, इसको तोड़े, तो उसे हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब वो इसको तोड़ देगा फिर ये टर्मिनल हो जाएगा, यहां तोड़ सकता है, तो एक एक करके तोड़े उसे एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? हमारे पास एंडोन्यूक्लियस है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस? ध्यान से देखना बेटा,
एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा, मैंने ये चेन बना दी ऐसे, मैंने इस तरीके से क्या बना दी, चेन बना दी। ये 5' है और ये 3' है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, 5' और यहां से मेरे पास ये 3' है, यहां से मेरे पास क्या है, 3' है। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि एंडोन्यूक्लियस जो है, एंडोन्यूक्लियस जो है हमारे पास, एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को बीच में कहीं ब्रेक करेगा, वो डीएनए को कहीं बीच में ब्रेक करेगा। जैसे डीएनए को यहां तोड़ दिया, कहीं डीएनए को मतलब टर्मिनल छोड़ के कहीं भी बीच में अगर ब्रेक करे तो उसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। यहां काट दिया डीएनए को, और कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तोड़ रहा है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, विच कट या ब्रेक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इन बिटवीन चेन या विद इन चेन, या हम लिख सकते हैं विद इन चेन, विद इन चेन। तो उसे हमने नाम दिया एंडोन्यूक्लियस, जो बीच में कहीं कट करे, है ना। अगर वो बीच में कहीं कट कर रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया, यहां पे मान लो कट कर दें, यहां पे हम लोग कट कर दें ऐसे, यहां कहीं पर कट कर दें, एंडोन्यूक्लियस। तो हमें बायोटेक में ये ज्यादा यूजफुल है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, बायोटेक में हम वो न्यूक्लियस यूज करते हैं जो डीएनएज होता है, डीएनएज में भी ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। नॉट मच यूजफुल इन बायोटेक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, एक जगह होता है, इसको बताएंगे कभी आपको, कि निक ट्रांसलेशन करके एक टॉपिक होता है, वहां इसको यूज करते हैं एक्सोन्यूक्लियस को, ठीक है। ये जो है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये बीच में काटता है, ये काफी यूजफुल है बायोटेक में। तो हमें क्या चाहिए होता है बेटा, एक चीज देखो, एंडोन्यूक्लियस भी दो तरीके से काटता है, ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास एंडोन्यूक्लियस जो है ना, एंडोन्यूक्लियस जो है वो भी दो तरीके से काटने वाला है, ठीक है। वो कट करेगा, कट बाई 2 वेज। ये बड़ा स्पेशल बात है, मुझे इसमें से भी कौन सा चाहिए। देखो आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ध्यान से देखना बेटा, आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ऐसे, है ना, एक चेन है, दिस इज 5' एंड दिस इज 3'। यहां पर 5 है, ऐसे चेन बना दी मैंने। देखो एंडोन्यूक्लियस के काटने का क्या स्पेशल तरीका है, अगर वो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर वो किसी एक स्ट्रैंड पर कट करे, किसी एक स्ट्रैंड पर कट करे, तो उसे निक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निक। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, निक बोलेंगे। निक का मतलब यह है कट ऑन वन स्ट्रैंड। अगर किसी एक स्ट्रैंड पर कट करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, निक। अगर दोनों स्ट्रैंड पर कट करे, दोनों स्ट्रैंड पर, एक यहां कट कर दे और एक यहां कट कर दे, तो डीएनए बीच में से टूट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, अगर किसी एक स्ट्रैंड पर कट करे डीएनए जुड़ा रहेगा, बस एक स्ट्रैंड का फॉस्फोईस्टर बॉन्ड टूट गया, इसे हम कहते हैं निक बना दिया उसने, इसे कहते हैं निक। निक का मतलब होता है एक स्ट्रैंड पे काट दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम डीएनए को दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ काट दे, मान लो एक मैं यहां काट दूं, एक भले ही मैं यहां काट दूं, तो जब दोनों स्ट्रैंड पे कट करूंगा तो उसे कहेंगे ब्रेक, डीएनए टूट के अलग हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं इफ कट ऑन बोथ स्ट्रैंड, अगर दोनों स्ट्रैंड पर काटे, अगर ये दोनों स्ट्रैंड पर काटे तो क्या होगा, मेरे पास ब्रेक फॉर्म होगा। क्या होगा, मेरे पास ब्रेक फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने ये बोला, हमने कहा भाई, हमने कहा कि एक यहां काट देगा, एक यहां काट देगा, है ना, तो उससे डीएनए अलग हो सकता है, इसे कहते हैं ब्रेक। तो हमें कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए जो डीएनए में ब्रेक बनाए, है ना, ये चीज समझो ध्यान से। तो हमने बिल्कुल सिंपल ये बात समझनी है कि अगर मैं सिर्फ एक जगह काट दूं डीएनए को, तो डीएनए दूसरे स्ट्रैंड की वजह से जुड़ा रहेगा। मान लो ये वाला स्ट्रैंड पूरा है, यहां निक लगा है, पर ये अलग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डीएनए को एक यहां काट दूं, एक यहां काट दूं, तो डीएनए ऐसे अलग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेक बनता है। क्या बनता है, ब्रेक। तो हम क्या करते हैं, हम वो रिस्ट्रिक्शन हम कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं बेटा, वी यूज
दोज एंडो रिस्ट्रिक्शन कह रहा हूं, दोज एंडोन्यूक्लियस जो क्या बनाए, विच फॉर्म ब्रेक, जो क्या बनाए, विच फॉर्म ब्रेक, जो ब्रेक बनाएगा उसको यूज करना है हमने, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो एंडोन्यूक्लियस यूज करना है जो ब्रेक बनाए। तो आपने सिंपल क्या समझा, आपने समझा व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, आरएनएस, डीएनएस। मुझे डीएनएस चाहिए, डीएनएस में भी मुझे क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। मुझे एंडोन्यूक्लियस चाहिए। एंडोन्यूक्लियस में भी दो टाइप के कट होते हैं, एक होता है निक और एक होता है ब्रेक। मुझे वो चाहिए जो ब्रेक बनाए, मुझे क्या चाहिए, एक वो चाहिए जो ब्रेक बनाए। अब क्या हुआ, ये तो समझ आ गया कि एंडोन्यूक्लियस मुझे वो चाहिए जो ब्रेक बनाए, लेकिन उसमें भी मुझे स्पेशल टाइप का चाहिए। ध्यान से सुनो बेटा, उसमें भी मुझे क्या चाहिए, स्पेशल टाइप का एंडोन्यूक्लियस चाहिए। तो उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से सुना, इसको समझा रहा हूं मैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये बड़ी स्पेशल बात है। मान लो आपके पास ये डीएनए है, आपके पास क्या है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, ये डीएनए है, इस पर कुछ सीक्वेंस है, ऐसे एक सीक्वेंस ये रहा, एक सीक्वेंस ये रहा, एक सीक्वेंस ये रहा। इन सीक्वेंस को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कुछ नहीं है, डीएनए पर एक सीक्वेंस है, स्पेशल सीक्वेंस है, तो इसे हमने नाम दे दिया पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें भी एंडोन्यूक्लियस में स्पेशल टाइप का चाहिए जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस होता है जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानने के बाद ही डीएनए पर कट करता है। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे यह फायदा होगा कि अगर आप कोई जनरल एंडोन्यूक्लियस लोगे तो वो किसी भी डीएनए को कहीं से भी काट सकता है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस लोगे जिसके अंदर कोई काम करने की कोई क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी का कोई कारण होना चाहिए, वो कारण ये है कि जो ये स्पेसिफिक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम हम रख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि ये डीएनए को रैंडमली नहीं काटेगा, ये जब तक किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को पहचानेगा नहीं तब तक काटेगा नहीं। मतलब ये हुआ कि जब तक ये until it identify a specific DNA sequence until it identify a specific DNA sequence, ध्यान से सुने, it will not, सुन लो ध्यान से बेटा, until it identify a specific DNA sequence it will not cut on DNA। इसका मतलब ये हुआ इसको काटने के लिए कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ध्यान से सुनेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है अभी समझ लेते हैं, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है विच कैन कट डीएनए ओनली, यहां पर समझना है हमने, ओनली आफ्टर दे recognize अ डीएनए सीक्वेंस, और उसका नाम क्या है, विच इज पैलिंड्रोम, जिसका नाम पैलिंड्रोम है। तो आपने सिंपल एक बात समझनी है बेटा, यहां पर आपने सिंपल एक बात समझनी है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें स्पेशल टाइप के न्यूक्लियस हैं, एंडोन्यूक्लियस हैं जो एक सीक्वेंस को पहचान के काटते हैं जिसका नाम पैलिंड्रोम है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे काट सकता है। ठीक है, यहां तक समझो ध्यान से बेटा, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे काट सकता है। पर बायोटेक में मैं नॉर्मली सारे एंडोन्यूक्लियस यूज नहीं करता, मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी यूज करता हूं, उसी को यूज करता हूं। और वो आया कहां से, 1963 की एक स्टोरी है कि 1963 में ई कोलाई के अंदर दो खास एंजाइम मिले थे जिनकी वजह से बैक्टीरिया
उन पर अटैक नहीं कर पाता था। उस एंजाइम के बारे में भी बताएंगे, पर सबसे पहले आपको बताएंगे हम पैलिंड्रोम के बारे में, तब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट वी शुड नो अबाउट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम, बहुत सारे बच्चे इसको गलत डिफाइन करते हैं बेटा। इट रीड सेम इन 5' to 3' डायरेक्शन एंड 3' to 5' डायरेक्शन। ये डेफिनेशन गलत है, ठीक है। पैलिंड्रोम की प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या है एग्जैक्टली। मान लो तुम्हारे पास ये पैलिंड्रोम है, GAATTC एक पैलिंड्रोम है, GAATTC एक पैलिंड्रोम है, या ऐसा ही एक पैलिंड्रोम और लिख देता हूं GATC, यहां 5 लिखता हूं GATC। नाउ डिफाइन पैलिंड्रोम। अब देखो ध्यान से, पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस है जब आप 5 से 3 रीड करोगे, दोनों स्ट्रैंड पर 5 से 3 सेम है। ऐसा नहीं कि एक पर 5 से 3, दूसरे पे 3 से 5 पढ़ रहे हो, नहीं, दोनों पर आप 5 से 3 पढ़ो। अगर सेम सीक्वेंस आएगा उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम वो डीएनए सीक्वेंस होता है, ध्यान से सुनो, व्हाट इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम इज that DNA sequence which read same in 5' to 3' डायरेक्शन। समझ लो इस बात को, पैलिंड्रोम वो डीएनए सीक्वेंस है जो रीड सेम होगा 5' to 3' डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड। ये वाली बात समझनी है आपने, या वाइसी वर्सा लिख सकते हो। वाइसी वर्सा का मतलब आप 3 से 5 भी पढ़ो, पर 3 से 5 दोनों पे पढ़ना है। देखो व्हाट इज पैलिंड्रोम, 5 से 3 आपने पढ़ा और इस वाले पर भी 5 से 3 पढ़ा, तब सेम है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां 5 से 3 और 3 से 5 लिखा हुआ, इसलिए गलत है। तो पैलिंड्रोम इज दैट डीएनए सीक्वेंस विच रीड सेम इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही? अब देखो ये वाला पैलिंड्रोम कितने वाला है? 6 वाला है। इसको मैं हेक्सामर कह सकता हूं। हेक्सामर मतलब 6 वाला। दिस इज नोन एज टेट्रामर। मेरे पास पैलिंड्रोम, हेक्सामर, टेट्रामर इस तरीके से होते हैं। 5 वाला भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बेटा, पैलिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हेक्सामर, टेट्रामर इस टाइप के होते हैं ना। ऑक्टामर भी हो सकता है, 8 वाला भी पैलिंड्रोम हो सकता है। पर पैलिंड्रोम को याद कैसे रखोगे? जो सेम रीड होगा 5' से 3' दोनों स्ट्रैंड पर। अब ये तो पैलिंड्रोम आ गया, ध्यान से सुनो, ये आ गया पैलिंड्रोम। अब आपसे सवाल मैं अगर पूछूं, क्या पैलिंड्रोम कहां, किसके डीएनए पर है? मतलब पैलिंड्रोम बैक्टीरिया के डीएनए पे मिलता है? मुझे बताओ, सोच के बताना। या पैलिंड्रोम ह्यूमन के डीएनए पे भी मिलता है? या पैलिंड्रोम प्लांट के डीएनए पर भी मिलता है? ये पैलिंड्रोम मिलता कहां है? मतलब सबके डीएनए पर है, किसी एक के डीएनए पर है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या कोई प्रोबेबिलिटी है पैलिंड्रोम को लेके? वो चीज देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपसे कहूं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज पैलिंड्रोम फाउंड इन डीएनए ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, क्या सबके डीएनए पर पैलिंड्रोम है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप सोचो इसका आंसर, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बायोटेक में आप सोचते नहीं हो और आपको पता भी नहीं चलती हैं। कई बार मैं अगर आपसे पूछूं क्या फंजाई के डीएनए पे पैलिंड्रोम होगा, आप कहोगे पता नहीं। ठीक है, देखो एक तरीका होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना बेटा। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट बेटा, हम ये कहते हैं कि पैलिंड्रोम, चाहे कोई भी पैलिंड्रोम हो, वो सबके डीएनए पे मिलता है। मतलब हम ये लिखेंगे कि पैलिंड्रोम इज प्रेजेंट ऑन डीएनए ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर पैलिंड्रोम मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज बात हो गई। कैसे किया मैंने? सुनना ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है
कि आप कोई भी डीएनए ले लो, आपको पैलिंड्रोम के मिलने की एक प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। मैं एक चीज समझ आ रहा हूं बेटा आपको कि पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस है और एक रैंडम सीक्वेंस है, जो मतलब कैसे आ रहा है, हमारे पास जीएटीसी आ रहा है, तो ये जीएटीसी सबके डीएनए पर मिल जाएगा। हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये पहचानना होता है कि यार एक डीएनए पर कितने पैलिंड्रोम मिल सकते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको यहां पर, सबसे पहली बात भाई, पैलिंड्रोम सबके डीएनए पर मिलता है। वायरस के डीएनए पर भी होगा, बैक्टीरिया के डीएनए पर भी होगा, एनिमल सेल के डीएनए पर भी होगा, प्लांट सेल के डीएनए पे भी होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इवन ये वायरस, प्रोकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, सबके सेल के अंदर है पैलिंड्रोम, सबके डीएनए पर है। और इसके होने की एक प्रोबेबिलिटी है बेटा, होने की हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, मान लो मैं आपको कहता हूं लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम जिसका नाम है जीएटीसी। ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, जीएटीसी एक पैलिंड्रोम है। दोनों तरफ से ये यही चीज रीड करेंगे, दोनों तरफ से मतलब 5 से 3 इधर और 5 से 3 इधर, ये पैलिंड्रोम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक डीएनए दे रखा है जिसका साइज मेरे पास 10 केबी है ना, जिसका साइज मेरे पास क्या है, 10 केबी, उसमें ये पैलिंड्रोम होगा? अगर होगा तो कितने होंगे और कितने कितने डिस्टेंस पे होंगे, ये कैसे निकालोगे, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनना, ये सबसे पहले समझो ये क्या है, टेट्रामर है। ये क्या है, टेट्रामर। बेटा हम लोग बायोटेक में एक प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि भाई सबके डीएनए पे पैलिंड्रोम होगा। इस पर्टिकुलर पैलिंड्रोम के होने की प्रोबेबिलिटी हम पता है कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं कि आफ्टर एवरी 4 की पावर 4 बेस पेयर दिस पैलिंड्रोम इज रिपीटेड, दिस पैलिंड्रोम इज रिपीटेड। मतलब क्या हुआ, ये 4 वाला जो है ना मेरे पास, ये 4 की पावर 4 बेस पेयर के बाद रिपीट होगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, यहां जी है, जी दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 की पावर 1, मतलब क्योंकि 4 ही बेस है तो हर 4 में से एक जी है ना, तो जी के दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं कि जीएटीसी के साथ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 की 256। कैसे किया मैंने, जिनको डाउट हो रहा है ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि मान लो आप ये किसी का भी डीएनए ले लो, ये आप किसी का डीएनए ले लो, ये किसी का डीएनए ले लो, मैं आपसे इस पैलिंड्रोम की बात कर रहा हूं, ये 4 वाला है, ये रिपीट होगा हर 4 की पावर 4 256 बेस। ये श्योरिटी नहीं है कि होगा, ऐसे होने के चांसेस हैं, कितने बेस पेयर के बाद ये रिपीट होगा। तो मान लो ये यहां पर है आपके पास, ये वाला पैलिंड्रोम आपके पास यहां पर, इसको P1 लिख देता हूं, तो ये दूसरा पैलिंड्रोम सेम, इसके बीच में 256 बेस पेयर होंगे, तब ये रिपीट हो गया ये वाला। फिर दोबारा मेरे पास P3, ठीक, P4, ये हो गया। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, 256 बेस पेयर, 256 बेस पेयर, 256 बेस पेयर। तो P1, P2, P3, P4, ये चारों आपके सामने पैलिंड्रोम है। ध्यान से सुन लो, तो मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि आपको ये दिमाग से निकाल देना है। बहुत सारे बच्चों को ये फील नहीं होता यार पैलिंड्रोम सबके डीएनए में है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पैलिंड्रोम हम सबके डीएनए में होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, सबके। पैलिंड्रोम तो एक सीक्वेंस है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये 4 वाला है तो 4 की पावर 4 लिखेंगे, तो हर 4 की पावर 4 बेस पेयर के बाद, मतलब 256 बेस पेयर के बाद आपके पास ये पैलिंड्रोम रिपीट होने के चांसेस होते हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात, ये चांसेस होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कितने पैलिंड्रोम है, देखो 1 2 3 ऐसे करके, तो आप क्या इससे लेंथ ऑफ डीएनए भी तो निकाल सकते हो, या सिंपल छोड़ो, वो सारी छोड़ो, आपको ये मिल गए पैलिंड्रोम कितने हो गए। अब मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको काटे, इस पर काटे, इस पर काटेगा, 4 पैलिंड्रोम पे काटे।
अगर किसी लीनियर डीएनए पर 4 पैलिंड्रोम है तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे? 5 बनेंगे कि नहीं? बताओ मुझे सोच के, खुद से सोचो। अगर मैं कहता हूं कि पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस होता है जिस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ऐसे आंखें नहीं होती कि उस पैलिंड्रोम पे जाके काटूंगा, उसको रैंडमली सर्च करना पड़ता है। अगर आप उसको सफिशिएंट समय दोगे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाकर पैलिंड्रोम पे काटेगा ही। तो अगर आपके पास कोई लीनियर डीएनए है और आपने कहा भाई ये 4 वाले पैलिंड्रोम कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो कितने हैं। आप क्या करो, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए को 256 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम आ जाएंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एक चीज समझाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो ये कितने, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ अ डीएनए ऑफ 10, ध्यान से सुने बेटा, 10 kb और ये डीएनए मान लो प्लाज्मिड है, तो इस पर भी पैलिंड्रोम होगा। तो इफ डीएनए 10 kb है, ठीक है, इज हैविंग पैलिंड्रोम, या हम कहते हैं इफ डीएनए जो है मेरे पास 10 kb है, ठीक है, क्लियर, सही है। तो हम क्या करेंगे, मान लो इस कट विद आरई, ठीक है। नाउ आरई जो है, आरई कट करता है, कट ऑन पैलिंड्रोम, जिसका नाम है GATC, इसको काटता है ना, इसको काटता है। तो हमने कहा कि मान लो आपके पास 10 kb का डीएनए है, 10 kb के डीएनए को पे क्या प्रेजेंट है, ये पैलिंड्रोम कितने प्रेजेंट है, पहले तो ये निकालो। तो आप कैसे निकालोगे भाई, आप कैसे निकालोगे? आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स फाइंड करने हैं। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने हैं डीएनए के। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स अगर आपको निकालने हैं, बेटा देखो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रह जाते हैं बायोटेक में, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, 10 kb इज इक्वल टू 10,000 बेस पेयर, 10,000 बेस पेयर। अगर मैं उसको 256 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पैलिंड्रोम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। और अगर आपको मैं कहूं नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, आप खुद से सोचो। अगर किसी डीएनए पर, लीनियर डीएनए, एक पैलिंड्रोम है तो 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, 2 पैलिंड्रोम है 2 तो 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, क्योंकि एक यहां से काटूंगा, एक यहां से काटूंगा। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैलिंड्रोम +1। किसकी बात कर रहा हूं? लीनियर डीएनए की। ये देखो, सोचो खुद से। तो हमने बोला है इफ अ डीएनए ऑफ 10 kb इज कट विद आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट ऑन पैलिंड्रोम, उसको हमने किस पे काट दिया बेटा? पैलिंड्रोम पे काट दिया। हम ये कह रहे हैं कि 10 kb है, 10 kb को हमने नाम दे दिया 10,000 बेस पेयर, 10 kb को हमने नाम दे दिया बेटा, ध्यान सुने, 10,000 बेस पेयर है ना, 10,000 बेस पेयर, उसको डिवाइड कर दिया 256 से, क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा भाई। 256 है हमारे पास, 10,000 को हम 256 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सोचो, कुछ 40 आना चाहिए, 39.06 आ रहा है। तो हमने यही किया, हाँ भाई कैलकुलेटर से यूज कर रहा था मैं, हाँ तो मैं क्यों करूं भाई प्रॉपर कैलकुलेशन, मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूं। देखो तो मैंने क्या किया बेटा, 10,000 क्या है, ये बेस पेयर है, डिवाइडेड बाई 256 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? कुछ 39.06, चलो अप्रोक्स 39 पैलिंड्रोम मान लेते हैं। अगर 39 पैलिंड्रोम है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, ये तुम्हारे पास डीएनए है, इस डीएनए पर ये मेरे पास कितने, ये GATC एक यहां है, ऐसा GATC एक यहां है, ऐसा GATC यहां है। तो अगर ये टोटल डीएनए 10 kb है, किलो बेस पेयर का है, तो ऐसे मेरे पास ये जो पैलिंड्रोम है, ऐसे मेरे पास कितने हैं? 39 है, ये मैं कह रहा हूं। तो टोटल पैलिंड्रोम मेरे पास कितने हैं बेटा? 39 है। आप समझो इस चीज को। तो 10 kb का अगर डीएनए है तो ऐसे टोटल मेरे पास कितने पैलिंड्रोम है? 39 पैलिंड्रोम होंगे। तो आपको एक सिंपल चीज सिखा दी मैंने क्या सिखा दिया? पहली बात, पैलिंड्रोम, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, जिनको डाउट हो रहा हो सुन लो ध्यान से,
टोटल लेंथ ऑफ डीएनए पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर उससे डिवाइड करूं कि कितने बेस पेयर बाद, मतलब मेरी बात खुद से देखो ना, ये टोटल डीएनए है, एक पैलिंड्रोम यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ये 256 के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या नहीं कर सकता, इसको 256 से डिवाइड करूंगा तो हो तो जाएगा ये। क्लियर रखो बेटा, इसे बिल्कुल क्लियर रखो, अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको मैंने क्या बताया। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहां पे कोई डाउट नहीं रखना। व्हाट इज पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम एक डीएनए सीक्वेंस होता है जब 5 से 3 और 5 से 3 या 3 से 5 और 3 से 5 दोनों स्टैंड पर रीड करूंगा तो सेम आएगा। पैलिंड्रोम टेट्रामर हो सकता है, हेक्सामर हो सकता है। टेट्रामर होने की क्या प्रोबेबिलिटी ये बताइए। सवाल ये है क्या पैलिंड्रोम सबके डीएनए पर होता है? हम कहेंगे बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये समझ आना चाहिए कि पैलिंड्रोम हमारे डीएनए पर भी है, बैक्टीरिया के डीएनए पर भी है और वायरस के डीएनए पर भी है, सब पे पैलिंड्रोम है। और पैलिंड्रोम के होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। क्या प्रोबेबिलिटी होती है? कि 4 वाला पैलिंड्रोम हर 256 बेस पेयर के बाद मिलेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक कैलकुलेशन है कि मान लो GATC में से, मान लो सिंपल समझो, मान लो मैं कहूं आपसे जी कितने बेस पेयर के बाद रिपीट होगा, मैं कहूंगा 1/4, क्योंकि 4 बेस हैं, जी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/4। लेकिन अगर मैं GATC को साथ ले लूं, मैं कहूं ये चारों इसी सीक्वेंस में कब आएंगे, तो मैं लिखूंगा 1/256, क्योंकि 1/4 इस G का, फिर A का, फिर T का, फिर C का, तो 1/4 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 1/256 आ गया। इसे लिखा मैंने 4 की पावर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 वाला पैलिंड्रोम कितने बार रिपीट होगा, कितने टाइम के बाद रिपीट होगा 6 वाला पैलिंड्रोम कितने टाइम के बाद रिपीट होगा, मान लो हेक्सामर की बात कर ले तो इट रिपीट आफ्टर 4 की पावर 6 बेस पेयर। सोचो खुद से, तो 4 की पावर 6 बेस पेयर कितना आ जाएगा? कुछ 4096 क्या आएगा बेटे, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं खुद से चेक कर लूं। हमारे पास आ जाएगा 256 इंटू 4 इंटू 4, हाँ 4096 ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा पुराना डाटा में याद रहता है ना कि हमने किया था क्लास में ये, तो 4096 आएगा। तो हर 4096 बेस पेयर के बाद ये 6 वाला रिपीट होगा। सॉरी, कहां गया, टेट्रामर लिख दिया, ओहो, हेक्सामर की बात कर रहे हैं बेटा ना, इसकी हेक्सामर की, इसकी। तो हेक्सामर रिपीट होगा हमेशा 4 की पावर 6 बेस पेयर के बाद। ये चीज समझा दी आपको। तो आपने सिंपल ये समझना है कि मेरे पास कोई भी पैलिंड्रोम सब जगह हो सकता है, सबके डीएनए पे हो सकता है, उसके आने के चांसेस क्या होते हैं 4 की पावर 4 के बाद। ये श्योरिटी नहीं है कि होगा, देखो ये एक प्रोबेबिलिटी है, आप ऐसे निकालते हो, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कि 4 की पावर 4 बेस पेयर के बाद ये रिपीट होगा। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालना है, आपको टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम इज टोटल लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पैलिंड्रोम, है ना। 256 बेस, सॉरी रिपीट कितने के बाद रिपीट हो रहा है, टेट्रामर है कि क्या, तो उससे आ जाएंगे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इन लीनियर डीएनए क्या होगा? नंबर ऑफ पैलिंड्रोम प्लस 1। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो इसका मतलब आपके पास ये बन गया, ध्यान से सुनना बेटा। हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम, कैसे करोगे? अगर आपसे कोई कहे टेट्रामर वाला, टेट्रामर मतलब 4 वाला, तो उसका नंबर होगा टोटल लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 256। बेटा बहुत सारे बच्चे ये चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, मैं श्योर हूं, उन्होंने शायद ये पढ़ा ही नहीं होगा कहीं पर ये चीज, इवन उन्होंने किसी भी कोचिंग में पढ़ा हो। क्लियर? क्योंकि ये सब बातें बेटा आपको जस्टिफाई करनी पड़ती हैं जब हम बायोटेक पढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी दिखाऊंगा आपको कहां पे कहानी, इसको कहां यूज कर रहा हूं मैं। हेक्सामर, हेक्सामर क्या आएगा बेटा? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन में 4 की पावर 6 विच इज 4096। ठीक है, 4096। तो आपके सामने है ना ये टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 4 की पावर 4 256। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए
अपॉन में 4 की पावर 6 आ जाएगा हेक्सामर के लिए 4096। इससे क्या निकल जाएंगे? पैलिंड्रोम निकल जाएंगे। और अगर आपके पास डीएनए लीनियर है, डीएनए लीनियर है, तो लीनियर डीएनए में हमारे पास अगर आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है? आफ्टर डाइजेशन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर आपको यह निकालना हो तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम प्लस 1। लेकिन अगर यही डीएनए सर्कुलर हो, यही डीएनए सर्कुलर हो, मेरी एक चीज जरा मुझे पता करके बताना, आप में से कितने लोगों को आता है, मुझे जरूर मैसेज करना है टेलीग्राम में। क्या क्लोनिंग वेक्टर लीनियर हो सकता है? या मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, ऑल क्लोनिंग वेक्टर इज सर्कुलर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या कंडीशन है? सर्कुलर होना जरूरी है क्लोनिंग वेक्टर का, कि लीनियर होगा तो भी चल जाएगा? सोच के बताना मुझे, ठीक है? तो डीएनए मेरे पास क्या होगा? अगर लीनियर होगा तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आफ्टर डाइजेशन विद आरई कैसे कितना होगा? नंबर ऑफ पैलिंड्रोम प्लस 1। और अगर सर्कुलर होगा तो देखो, दिस इज लीनियर डीएनए, दिस इज लीनियर डीएनए। इसमें मान लो ये पैलिंड्रोम है, आप खुद से सोचो, दिस इज पैलिंड्रोम, P1 P2 सेम पैलिंड्रोम है। कितने फ्रेगमेंट आएंगे? 3 फ्रेगमेंट आएंगे अगर आप इसे काट दोगे तो। और ये सर्कुलर डीएनए है, दिस इज सर्कुलर डीएनए लाइक प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का डीएनए। यहां P1 है, यहां P2 है। अब करो जरा, अब करो, यहां P1 है, यहां P2 है। अब तोड़ो बीच में से इसे, अब बीच में से तोड़ दो इसको, तो कितने फ्रेगमेंट आएंगे? 2 फ्रेगमेंट, हाँ 2 फ्रेगमेंट्स आएंगे। क्यों आएंगे 2? क्योंकि पहला काटेंगे तो लीनियर होगा, दूसरा काटेंगे तो फ्रेगमेंट। तो आपको यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पैलिंड्रोम सिर्फ, अगर मैं इसको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने हैं। क्लियर है? ठीक, क्लियर, डन, ठीक है। चलिए आगे की बात सुने ध्यान से। अगर आपको यह चीज समझ आ गई है तो आगे की बात सुने। मैं ये क्यों बता रहा हूं बेटा, हुआ क्या था, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड, ये समझना है मुझे। हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, ये जानना है मैंने कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था। हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, है ना? कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, ये हमें जानना है, ये हमें जानना है, ठीक है? ये हमें जानना है कि हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। सुनना ध्यान से, कैसे हुआ था। हुआ ये था बेटा, हमारे पास ये ई कोलाई का सेल है, दिस इज ई कोलाई, ई कोलाई का सेल। ये मेरे पास ये डीएनए उसका, ई कोलाई का जो सर्कुलर होता है, जिसे मैं न्यूक्लियोइड कह रहा हूं, ठीक? ये वायरस ने इसको अटैक किया, वायरस जिसका नाम बैक्टीरियोफाज है, उसका डीएनए आ गया अंदर, आने दो, ये वायरस का डीएनए आ गया, ठीक है? वायरस का डीएनए, ठीक है? हुआ ये था बेटा, 1963 में क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमें क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट ने, हम लोग नाम भी लिख सकते हैं उसका, आर्बर और नेथन, ठीक है? उन्होंने क्या किया था 1963 में, नाम अगर छोड़ दो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर ईयर दे रखा है। 1963 में क्या हुआ था, आर्बर और नेथन ने ये देखा था कि यार जब हम ई कोलाई को किसी बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराते हैं तो कुछ ऐसे ई कोलाई के सेल्स थे जो उससे मरते नहीं है, वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। मतलब अगर मैं बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन कराऊं, बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन कराऊं, किसको? ई कोलाई को इन्फेक्ट करूं, तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज वायरस है, तो समहाउ कुछ ई कोलाई सेल खुद को बचा ले जाते हैं। खुद को कैसे बचा ले जाते हैं? उन्होंने देखा कि उन ई कोलाई सेल्स में, उन ई कोलाई सेल्स में एक खास तरह के एंजाइम्स मिल रहे थे। एक खास तरह के क्या मिल रहे थे?
एंजाइम्स मिल रहे थे। उन एंजाइम्स का नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो वायरस का डीएनए तोड़ देता था, वायरस का डीएनए तोड़ देता था। तो हुआ ये कि इनके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिले, रिस्ट्रिक्शन एंडो मतलब एक तरह के एंडोन्यूक्लियस मिले जो किसके डीएनए को तोड़ देते थे, वायरस के। मतलब ये वायरस का डीएनए होता था, इस वायरस के डीएनए को तोड़ देते थे। दिस इज वायरस डीएनए। तो इस वायरस डीएनए को ये तोड़ देता था और वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता था। अब हमें ये पता चला कि यार ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक एंजाइम और मिलता था। उस एंजाइम का नाम था मिथाइलेज। होता ये था कि हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया दोनों के डीएनए पर मेरे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता था जिसे हम पैलिंड्रोम कहते थे। वो इस पर भी होता था और इस पर भी होता था। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ रहा है, इसके डीएनए को क्यों तोड़ रहा है, ये सोचने वाली बात थी। तो 1963 में ई कोलाई में से दो एंजाइम आइसोलेट हुए। एक था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक और आइसोलेट हुआ जिसका नाम मिथाइलेज था। नाउ दिस मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों मिलके बचाते थे। तो मिथाइलेज क्या करता था, ध्यान से सुनेंगे, मिथाइलेज क्या करता था, अगर यहां पर कोई पैलिंड्रोम है, उस पैलिंड्रोम के ए या सी पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। समझो ध्यान से, इस ए पर या सी पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। किसने जोड़ा, ये काम किसने किया, ये काम किया किसने, मिथाइलेज ने। तो मिथाइलेज ने बेटा क्या किया, ए और सी पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। उससे क्या होगा समझना ध्यान से, अगर मैं इसके पैलिंड्रोम पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, ये वाले पैलिंड्रोम पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, और इसके पैलिंड्रोम पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, उससे ये होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके पैलिंड्रोम को तोड़ेगा, इनके पैलिंड्रोम को नहीं तोड़ेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आंखें नहीं होती। अभी हमने सीखा कि पैलिंड्रोम सबके डीएनए पर होगा, इसके डीएनए पर भी होगा, इसके डीएनए पर भी होगा, ये अभी हमने सीखा। इसलिए वो टॉपिक बता रहा था आपको कि बच्चों को ऐसा लगता है यार ये जो पैलिंड्रोम है ये सबके डीएनए पर नहीं होता, इसीलिए कुछ हुआ होगा, या ये कितना होता है ये भी कई बार डाउटफुल रहते हैं हम लोग। तो ये सबके डीएनए पर होता है, ये पैलिंड्रोम सबके डीएनए पर होता है। बैक्टीरिया के डीएनए पर भी था। तो मिथाइलेज ने क्या किया, उस बैक्टीरिया के डीएनए पर क्या ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। जब उसने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, जब उसने इस पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया, उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि मिथाइल ग्रुप ऐड करने से ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के पैलिंड्रोम को नहीं काटा, इसके पैलिंड्रोम को काट दिया। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसके दो मतलब हैं। पहला मीनिंग ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ एंजाइम विच रिकॉग्नाइज एंड कट पैलिंड्रोम, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक मॉलिक्यूलर लेवल पर एक कैंची सीजर मिल गई, और वो सीजर क्या है कि मैं इसको कहूं जा तू काट, कहां काटेगा, मैं इसको यूज करूंगा बायोटेक, मैं कहूंगा देख वहां पैलिंड्रोम है वहां काट दे। अगर मुझे किसी पैलिंड्रोम को बचाना है जिसको ये काटता होगा, मुझे अगर बचाना है तो वहां मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा। तो यही सेल ने किया, ई कोलाई सेल ने किया, क्योंकि दोनों एंजाइम साथ में चाहिए। तो 1963 में क्या हुआ ये बेटा, इन 1963 टू एंजाइम was discovered from E. coli। कहां से मिले, E. coli से, ठीक है, E. coli से मिले, ठीक है। which protect E. coli from वायरस इन्फेक्शन, जो ई कोलाई को किससे बचाता था, वायरस के इन्फेक्शन से। समझ लो इस चीज को, जो किससे बचाता था हमारे पास, ई कोलाई को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता था। समझो इस बात को बेटा, वायरस के इन्फेक्शन से बचाता था। तो इन 1963 दो एंजाइम डिस्कवर हुए ई कोलाई से, एक का नाम मिथाइलेज था। तो मिथाइलेज क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड करता था पैलिंड्रोम ऑफ ई कोलाई, ठीक है। तो इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू
पैलिंड्रोम ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास आरई मिला, एक एंजाइम मिला। देखो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंडोन्यूक्लियस किसी की ग्रोथ रोक रहे हैं। किसकी ग्रोथ रोक रहे हैं? वायरस की। तो ये क्या करते थे? कट पैलिंड्रोम ऑफ वायरस। अगर उसके डीएनए को काट देंगे तो वो डीएनए खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 1963 में हमारे पास क्या हुआ? बड़ी पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई। देखो बेटा, हमारे पास ये जो था, क्या नाम है आपका, देखो 1953 वो टाइम था जब हमारे पास वॉटसन क्रिक मॉडल आया। 1952 में हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट आया और 1950s में हमने प्लाज्मिड डिस्कवर कर लिया था। तो प्लाज्मिड डिस्कवर करने के बाद 1960 से 70 के बीच में बायोटेक को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं। सबसे पहली डिस्कवरी अगर मैं आपसे कहूं 1963 की है, जहां पर हमने वो दो एंजाइम खोज लिए जिसमें से एक मेरे पास कैंची का काम करेगा, सीजर का काम करेगा, जिसे आप मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हो। वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये काटता था। ठीक है, ये काटता था। अब जरा आगे जाओ। इसका मतलब ये हुआ जब मुझे ये मिल गया भाई, मॉलिक्यूलर सीजर मिल गया, तो मैं इसको बड़ा एक्सटेंसिव खोजने लगा कि यार ये काम तो बहुत सही हो गया कि मॉलिक्यूलर सीजर मिल गई मुझे। तो आफ्टर 5 ईयर हमने एक और बैक्टीरिया में से प्रॉपरली, ध्यान से सुनो बेटा, हमने एक और बैक्टीरिया में से एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरी तरीके से आइसोलेट करके कैरेक्टराइज कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या किया? आफ्टर 5 ईयर वी आर एबल टू आइसोलेट, हम नहीं बेसिकली साइंटिस्ट, एबल टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज। समझ लो, कैरेक्टराइज, आइसोलेट, डिस्कवर, कैरेक्टराइज का मतलब कैसे काम करता है, कहां काम करता है, किस साइट पे काटता है। तो आफ्टर 5 ईयर वी आर एबल टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बेटा डिस्कवर तो कर लिया था ई कोलाई में, पर उसके बारे में ज्यादा डिटेल पता नहीं कर पाए। हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई दो एंजाइम होते हैं जिन्होंने ग्रोथ रोकी। फिर हम और एक बैक्टीरिया पे काम करने लगे जिसका नाम है हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वहां से मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया और किस जगह वो काटता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेक्टराइज, कि विच साइट इट कट, विच साइट इट कट, ये होता है कैरेक्टराइज का मीनिंग। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने जो पता लगाया वो था मेरे पास HIND2। अब ये बड़ी स्पेसिफिक बात है कि 2 क्यों, 1 क्यों नहीं, है ना। इसमें ऐसा हो सकता है कि 1 ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका हो पर कैरेक्टराइज बाद में हुआ हो, तो हमें पता चला यार 1 तो हम कर चुके थे लेकिन उसके बारे में पता थोड़ा लेट चला, तो इसलिए जब ये डिस्कवर हुआ तो इसका नाम हमने HIND2 रख दिया। सिमिलरली याद करो, हमने कुछ GA3 की बात करी थी। हमने कहा था फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन क्या है? GA3, जिसको वो लोग बात कर रहे थे जिसने GA को स्टार्टिंग में, हमने कहा था ना, ई क्यूरोसावा जो काम कर रहे थे उन्होंने देखा होगा, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि HIND2 जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो 5 साल के बाद 1960, अपने दिमाग में ये रखना कि 1963 में ई कोलाई पर काम है, लेकिन जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैरेक्टराइज हुआ है वो HIND2 है, सॉरी HIND2 है जो फर्स्ट कैरेक्टराइज हुआ, और वो किससे मिला है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब अगर ये एक पाथ ब्रेकिंग काम था, ये 5-6 साल, इन ईयर्स में हमारे पास बेटा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए और उसके बाद भी होते चले गए। हमें ऐसा पता चलता चला गया कि मैनी बैक्टीरिया, जैसे ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, इसका नाम मान लो मैंने लिख दिया, मान लो ये बैक्टीरिया, ये ई कोलाई है। तो इस ई कोलाई की ये मान लो कोई स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन का नाम है R, ये स्ट्रेन R है। ठीक है, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल गए। तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज डाले। एक सीरीज ही स्टार्ट होगी कि चलो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे और हमारे पास ऐसा डाटा आ गया कि लगभग बेटा, वो एनसीईआरटी का डाटा भी और ज्यादा हो गया होगा, तो एनसीईआरटी ने बोला है कि लगभग मेरे पास आउट ऑफ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया,
230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो स्ट्रेन का मतलब ये हो सकता है कि ई कोलाई की मेरे पास 5 स्ट्रेन हो, तो नंबर ऑफ जीनस और स्पीशीज 230 से कम होगा, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब जैसे ई कोलाई की आर स्ट्रेन, ई कोलाई की एस स्ट्रेन, ऐसा कुछ। तो ये 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास क्या आ गया बेटा, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 900 टाइप ऑफ आरई डिस्कवर हो गए, 900 टाइप ऑफ आरई क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। क्लियर? तो हम क्लियर हैं बेटा इस चीज को लेके कि आउट ऑफ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया 900 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे। आपके सामने है बेटा ये बात है, बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमाग में कि जब एक सीरीज स्टार्ट होगी सब लोग डिस्कवर कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिले जा रहे हैं अलग अलग बैक्टीरिया से, वायरस को रोकते हैं वो, ठीक है। और हमने मिथाइलेज की तो कॉमन क्वालिटी मिली, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ क्या मिला कि जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनके बहुत सारों के अलग अलग पैलिंड्रोम भी मिल रहे थे साथ के साथ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, हम ये कह सकते हैं कि वी आर एबल टू recognize many palindrome also। ये कहां काट रहे हैं, ये किस पैलिंड्रोम पे काट रहे हैं ये भी पता चला, ठीक है। फिर हमने क्या किया भाई, जो क्योंकि ये बैक्टीरिया एंजाइम है बच्चे, ये इतने सारे एंजाइम मिले हैं, तो मैंने क्या किया, इनका फिर एक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया, क्योंकि इतने सारे एंजाइम को मैं अगर मान लो प्रॉपर नाम नहीं दूंगा तो यूज करना मुश्किल होगा। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहां गलती होने के चांसेस क्या हैं बता रहा हूं आपको। नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो फिर हमने उसका एक नॉमेनक्लेचर बनाया, और वो नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा था जैसे इको R1। इको R1, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, गलती कहां है। सबसे पहले ये ई जो होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि ये जीनस दे रहा है। मान लो ई का मतलब है इस्चिरचिया, ये जीनस है बेटा, कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। सीओ ये स्पीशीज है, तो इसका मतलब ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लोअर केस वाला होना चाहिए। तो ये कोलाई है, कोलाई मेरे पास क्या है, स्पीशीज है, ध्यान रखना बेटा इसको। अब आर मेरे पास क्या है, RY13 को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये स्ट्रेन है। और 1 क्या है कि जिस लैब में आइसोलेट कर रहे थे उसमें सबसे पहले ये वाला आइसोलेट हुआ, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा। इसे हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। लैब में करते हैं इसलिए कह रहे हैं इसे ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि ये जीनस है, क्योंकि ये जीनस है तो ये कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। ये किस में होना चाहिए, दोनों स्मॉल में। और अगर प्रॉपरली बुक में लिखा जाए तो ये दोनों मेरे पास लैटिन में होने चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचो, मैं आपको कहूं ये तीनों वर्ड लैटिन में होने चाहिए, ये नहीं। अगर आप नॉमेनक्लेचर ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जीनस और स्पीशीज किस में लिखते हैं, लैटिन में। लैटिन मतलब टेढ़ा लिखा हुआ, तो ये हल्के से टेढ़े लिखे होने चाहिए ये 3 वर्ड, ये नहीं, ठीक है। तो ये जीनस ये स्मॉल में होना चाहिए, ये लैटिन में हो, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? ऑल्दो बेटा कुछ बुक्स में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, ठीक है, पर आपसे मैं पूछूं इको R1 इज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन ए इको R1, बी प्रमोटर, सी पैलिंड्रोम। ये बेटा मेरे क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं ऐसे बना लेता हूं ऑल। आप बताओ, सोचो, इनमें से कौन एंजाइम है, सिर्फ ये एंजाइम है। प्रमोटर क्या था, डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस मतलब न्यूक्लिक एसिड होगा। पैलिंड्रोम क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, इको R1। तो दिमाग में रखना इको R1 प्रोटीन है, एंजाइम है। ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको, डीएनए समझ लेते हैं कई बार। तो इको R1 क्या है, नॉमेनक्लेचर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। कैसे लिखा, ऐसे ही मान लो मैं किसी और एंजाइम के लिए भी लिख दूं, HIND2,
हिंड 2, तो एस से मेरे पास आ जाएगा हेमोफिलस, हेमोफिलस। आई एन, व्हाट इज आई एन? इन्फ्लुएंजा। डी, स्ट्रेन। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्लियर है? ध्यान से देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो हिंड 2, एस से हेमोफिलस, आई एन से इन्फ्लुएंजा, डी से स्ट्रेन, और मतलब सेकंड हमने क्या लिखा? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन लिखा। क्लियर? यहां तक समझो ध्यान से बेटा, यहां तक समझो। तो ये आप समझो, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है, और अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम को काटता है। हमने ये समझ लिया कि भाई पैलिंड्रोम सबके डीएनए पर है। क्यों नहीं वो बैक्टीरिया के डीएनए को काट पा रहा? क्योंकि हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो अब हमें जानना है बेटा, अब हमें जानना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टाइप क्या होती हैं और हम किस तरीके से उसको बायोटेक में यूज करते हैं, और वो क्या बनाता है? कट बनाता है, निक बनाता है, ब्रेक बनाता है, वो चीजें क्या है और उनका हम कैसे यूज करने वाले हैं। ये सारी बातें अभी डिस्कस करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे बेटा? टॉपिक का नाम है हमारे पास टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहीं से हम जाएंगे एक टॉपिक के बारे में समझेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है। देखो ध्यान से बेटा, हम ये पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मान लो मैं कहता हूं भाई 900 टाइप के मिले, है ना, 900 टाइप के, अलग अलग टाइप के मिले, ठीक है, लेकिन उनको मैं 3 बड़ी कैटेगरीज में रखता हूं। सुनना ध्यान से, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं उनको मैं 3 मेजर कैटेगरी में रखता हूं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कैटेगरी नहीं है, पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रह चुका है, इसलिए बता रहा हूं। 3 मेजर कैटेगरीज में रखता हूं। फर्स्ट कैटेगरी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, आरई टाइप 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, ठीक, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। ये डीएनए है, ये आपके पास डीएनए है, ठीक है। मैं टाइप के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये डीएनए आपके पास, ये देखो, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, ये डीएनए है, इसमें ये पैलिंड्रोम है, मान लो GATC, GATC, ये पैलिंड्रोम है, ये हमारे पास क्या है? पैलिंड्रोम, ठीक है, ठीक है। इसको पैलिंड्रोम को लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पैलिंड्रोम है GATC, GATC, ये एक पैलिंड्रोम है हमारे पास, ठीक है। दिस इज पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको ये मिला, ये वाला, ठीक है, जो इसको आइडेंटिफाई करेगा पैलिंड्रोम को, लेकिन लेकिन क्या करेगा? लगभग 20 to 25 बेस पेयर अवे कट करेगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। अवे कट करेगा डीएनए को, ठीक। एक ये एंजाइम है, एक और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज तो इसी को कर रहा है, बट कट यहां कर रहा है। तो वो रिकॉग्नाइज करेगा पैलिंड्रोम,
बट कट कर रहा है 1000 बेस पेयर अवे। सोचो, मतलब पहचान ये इसको रहा है पैलिंड्रोम को, मतलब ये जो पैलिंड्रोम है हमारे पास, इस पैलिंड्रोम को पहचान रहा है। ये जो मेरे पास पैलिंड्रोम है इसको आइडेंटिफाई तो कर रहा है, लेकिन काट कहां रहा है, कहीं और काट रहा है। और एक ये है मेरे पास, दिस वन इज मेरे पास, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये वाला। ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई भी यहीं कर रहा है और पैलिंड्रोम में ही काट रहा है ये। तो इसको हम कह रहे हैं, ध्यान सुनो बेटा, ये है मेरे पास आरई टाइप 2, यही बायोटेक में यूज होता है ज्यादा। ये है आरई टाइप 3, ये है आरई टाइप 1। समझो, तो आरई टाइप 2, आरई टाइप 2 1 3, हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं यहां पर कि मेरे पास 3 कैटेगरी के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। आरई टाइप 1 यहां पहचान के लगभग 1000 बेस पेयर 5' की तरफ कहीं काट दे। आरई टाइप 3 इसको पहचान के कहीं और दूर काट दे। ये आरई टाइप 2 ही होता है जो पहचानता भी इसी को है, काटता भी यही है। मैं यहां पर 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, एक कह रहा हूं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पैलिंड्रोम इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब इसे पहचाना जाता है। पैलिंड्रोम इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब इसे पहचाना जाता है। पैलिंड्रोम पे काटा जाए तो हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है हम कहां काट रहे हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस? रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है बेटा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो कौन है? वो पैलिंड्रोम है बेटा। वो कौन है? हमारे पास पैलिंड्रोम है। तो एक सेकंड दे बेटा, मुझे जस्ट एक सेकंड दे। देखिए बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने बोला है कि 3 टाइप के आरई होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 यहां पहचानता है 1000 बेस पर अवे काटता है। टाइप 3 इसको पहचान के 20-25 बेस पर अवे काटता है। हमारे काम का टाइप 2 है जो इसे पहचानता है यहीं काटता है। हम 2 वर्ड यूज करना चाह रहे हैं। एक करना चाह रहे हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोम होता है जिस सीक्वेंस को पहचाना जाता है। सीक्वेंस which is identified by RE। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को पहचानता है उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। इट इज पैलिंड्रोम। एक्चुअल में वो क्या होता है? इट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो नॉर्मली क्या होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। वो पैलिंड्रोम ही होता है जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखो ये रहा, दिस इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो कि पैलिंड्रोम है। अब रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है? जहां पर काटा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन साइट? देखो, इट रिकॉग्नाइज एंड कट विद इन पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम में काट रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो जरा, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइप 1 और टाइप 3 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिस्ट्रिक्शन साइट बेटा अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि टाइप 1 और टाइप 3 जहां पहचान रहे हैं वहां काट नहीं रहे, पर टाइप 2 के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है काटने की साइट, वो दोनों सेम बात है। यहां तक समझ आ रहा है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिस्ट्रिक्शन साइट सेम बात है। तो हम ये लिख रहे हैं बेटा, हम ये लिख रहे हैं कि बोथ टाइप 1 एंड टाइप 3 जो हैं
दे कट अवे फ्रॉम recognition sequence. सही है। बट टाइप 2, जिसके सारे एग्जांपल आप बेटा टाइप 2 ही पढ़ते हो अपने सिलेबस में, बट टाइप 2 कट विद इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वो उस पहचानने वाली साइट के अंदर ही काटता है। सही है, वो वहीं काटता है। तो इसका मतलब उसके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिस्ट्रिक्शन साइट बात सेम है। किसके लिए? टाइप 2 के लिए। और टाइप 2 बेटा हम बहुत यूज करते हैं, टाइप 2 ही मेनली यूज होता है किसमें? बायोटेक में। और इसी के दो तरह के कट हम पढ़ते हैं, मेनली यूज इन बायोटेक। और हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम ये पढ़ते हैं कि इट, ध्यान से सुनो, इट कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कट, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लंट कट, और सेकंड हम पढ़ेंगे स्टिकी कट। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि हम टाइप 2 ही सिलेबस में पढ़ते हैं, और टाइप 2 दो तरीके का कट बनाता है, एक होता है ब्लंट कट और एक होता है स्टिकी कट। तो हमने पैलिंड्रोम अच्छे से सीखा, हमने सीखा कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आए, कैसे उन्होंने काम किया। अब हम इनके कट जानेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे दो टाइप के कट बनाता है। इनको हमें सीखना है, इनको हमें सीखना है बेटा कि किस तरीके से वो दो टाइप के कट हमारे पास बनाने वाला है। ठीक है, दो टाइप के कट कैसे बना रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि कैसे वो दो टाइप के कट बना रहा है। क्लियर? चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। देखो, सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा यहां पे ब्लंट कट बाई आरई। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा बनाए? ब्लंट कट बनाए। ठीक है, ब्लंट कट बनाए। ठीक है, देखो कैसे बनाएगा। आपके पास इस तरीके से मैं पैलिंड्रोम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं कैसे लिख रहा हूं, ये 5 डैश है, ये आपके पास डीएनए है ऐसे, यहां पे जी ए टी टी सी, ये मान लो बाकी न्यूक्लियोटाइड है, मैं बाकी लिख नहीं रहा। जी ए टी टी जी ए बेटा, एक और ए चाहिए, टी सी। ठीक है, क्लियर? ये चीज सही है ना? ये हो गया, ठीक, ये हो गया, सही है। तो हमारे सामने क्या है? GAATTC, GAATTC। अब ये मेरे पास पैलिंड्रोम है, और आप क्लियर हो इस बात को लेके कि इनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है। GC में 3 H बॉन्ड है, इसमें 2 H बॉन्ड, 2 H बॉन्ड, ऐसे आप समझ रहे हो, इस तरीके से H बॉन्ड है ना, इस तरीके से H बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। ठीक है ना? व्हाट इज ब्लंट कट? ब्लंट कट हमेशा कहां लगता है बेटा? सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम में। जब भी सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम से आप फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड तोड़ते हो तो उसे ब्लंट कट कहते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? ब्लंट कट कहते हैं। तो ब्लंट कट का मतलब यह होगा कि जो आरई है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, वो कहां काट रहा है? सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम पे, है ना? वो सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम पे काट रहा है। तो हम लिख रहे हैं इस बात को, आरई कट एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। और आप समझ पा रहे हो क्या बनाएगा? ब्रेक बनाएगा पैलिंड्रोम ऑन बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर काट रहा है, दोनों स्ट्रैंड पर काट रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस डीएनए को फिर से लिखूं तो आपको दिखेगा कि जो ये एंड्स बनते हैं, ये जो एंड्स बने हैं, ये कुछ ऐसे बने हैं। ठीक है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। आप देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास CTT ये हो गया, यहां पर CTT, ये 3 डैश है, ये 5 डैश, GAA। तो इन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूं? इन्हें मैं ब्लंट एंड्स नाम देता हूं।
ये ब्लंट एंड्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड टूटा, एक यहां टूटा, एक यहां टूटा, ठीक है, ये ब्लंट एंड्स बन गए। क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है? अब देखो ध्यान से, इसके बीच में ये 3 बॉन्ड वही हैं, ये 2, ये तो अपनी जगह ही है बेटा, ये कहां टूटे? तो ब्लंट एंड बनाते वक्त ये कैसे एंड्स बन गए? ये ब्लंट एंड बन गए। ये कैसे एंड बन गए बेटा? ब्लंट एंड। तो ये बन गए ब्लंट एंड, ठीक है, ये क्या बन गए? ब्लंट एंड बन गए। क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है? नो एच बॉन्ड ब्रेक, कोई एच बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, कोई एच बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ बेटा, ठीक है। 2 मेरे पास क्या टूटे हैं? फॉस्फोईस्टर, 2 मेरे पास फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तोड़े गए, ये ध्यान रखना है। ये हमारे पास ब्लंट एंड बनाया। होता क्या है बेटा, आपके पास कई बार, देखो मैं एक चीज बताता हूं, पिछले 10 सालों में सिर्फ एक बार क्या हुआ था, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम आया था जो ब्लंट एंड बनाता है, उसका नाम था EcoR5। ऐसे बहुत सारे एंजाइम है पर सेंटर में काटेंगे। तो उसके बाद से ही सबने अपने पैकेज में प्रिंट किया, उससे पहले नहीं था, उससे पहले किसी के पैकेज में नहीं था, मैं डैम श्योर हूं इस बात को लेके। उसके बाद से सबने प्रिंट कर दिया, अब वो कहेंगे कि देखो हमारे पैकेज से आता है, ऐसा नहीं होता बेटा। वो एक क्वेश्चन था जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक से ऐसा उठ के आ गया, मतलब उन्होंने उस ईयर क्या किया, EcoR5 अचानक से प्रिंट कर दिया, तो ठीक है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं परेशान हो सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि हम 88 क्वेश्चन जो रहेगा डॉट अपने नोट्स और एनसीईआरटी से कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, है ना, और पर मैं मानूंगा कि छोड़ दो उसे, क्योंकि वो कट ऑफ पे फर्क डालेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो नुकसान होगा। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कि जो ब्लंट एंड बनाते हैं कर लो याद, पर बहुत कम चांसेस है कि नाम आना। एग्जांपल ऑफ आरी विच प्रोड्यूस ब्लंट एंड। बेटा ये फिर विकिपीडिया से सबने देखा और आंसर की बनाई थी सारे टीचर्स ने, जब हमने भी बनाई थी, क्योंकि हमें भी ऐसा थोड़ी सारे नाम याद होंगे, सारे एंजाइम के 900 एंजाइम हमें याद करने, इतना दिमाग थोड़ी खराब है हमारा, ठीक है। तो EcoR1, EcoR5 नाम था उसका, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास LU1 करके होता है, SMA1 होता है, एक HEI3 होता है, HEI3, ये कुछ नाम है एंजाइम्स के, ठीक है। पर ये कौन से एंड बनाते हैं? ये ब्लंट एंड बनाते हैं। अब हमें बायोटेक में ब्लंट एंड ज्यादा काम का नहीं है, एक्चुअल में इन बायोटेक ब्लंट एंड ज्यादा काम का नहीं है। इन बायोटेक ब्लंट एंड इज नॉट ऑफ मच यूज, मतलब मच यूज, मतलब ब्लंट एंड का मतलब होता है कि एकदम फ्लैट ऐसे एंड बने हुए, ठीक है। अगर यहां 5 होगा तो ये 3 होगा बेटा, वह 3 है तो यहां 5 होगा, यहां 3 है तो यहां क्या होगा 5, यहां क्या होगा फिर 3, ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच का बॉन्ड टूटा होगा एक एक, क्लियर। चलो अब हमारे पास क्या हम एंड बना सकते हैं? स्टिकी बना सकते हैं। हम एंड्स कैसे बना सकते हैं? स्टिकी। स्टिकी एंड कैसे आते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी हमारे पास है, आरी कैन प्रोड्यूस स्टिकी एंड, स्टिकी एंड बना सकते हैं कैसे, देखते हैं जरा, फटाफट से देखते हैं, देखते हैं। ये 5 डैश है, यहां से ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, मान लो इसको ले लेते हैं, यहां 5 डैश है, ठीक है। ये 5 डैश, अब ध्यान से देखना है कैसे मैं बताऊंगा इसे, GAATTC। यहां गलती करते हैं बच्चे कुछ, वो देख लो जरा क्या है, देखो क्या है, स्टिकी एंड कैसे बनते हैं। ये पैलिंड्रोम आपके सामने है, ठीक है, पैलिंड्रोम आपके सामने है, स्टिकी एंड बनते कैसे हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर में आता है, ये रहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आ रही है आपका, ये सेंटर में आता है, सेंटर में आकर वहां से किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे कहां जा रहा है, 5 से 3 जा रहा है, और उसने कहां कट कर दिया, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, मान लो बिटवीन C एंड T कट कर दिया, ऐसे यहां उसने कट कर दिया। देखो
ऐसा ही अगर मैं यहां करूंगा, देखो ऐसा ही मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेंटर में, यही सेम एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर में आएगा, वहां से कैसे जा रहा है, 5 से 3 गया ऐसे, और उसने T और C के बीच में सेम यहां कट कर दिया, तो यहां कट किया है। तो अगर आप देखो, मैं इसको स्टिकी एंड के लिए बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मूव अवे फ्रॉम सेंटर एंड कट एट सेम लोकेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड, या सिमिलर लोकेशन, सेम नहीं लिख सकते, सिमिलर लोकेशन, कट between similar two nucleotide on both strand, दोनों स्ट्रैंड पर उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटा। देख रहे हो यहां C और T के भी, देखो ये सेंटर में आया, 5 से 3 गया और यहां काट दिया, सेंटर में आया, वहां से ऐसे गया और यहां काट दिया, यहां काट दिया। ऐसे ही सेंटर से 5 से 3 जा रहे हैं, देखो 5 से 3 ऐसे आया और यहां काट दिया C और T के बीच में। जरा एच बॉन्ड देखते हैं, जरा एक बार इनके एच बॉन्ड चेक कर लेते हैं जरा, कितने थे। G और C के बीच में 3, A और T के बीच में यहां 2, यहां 2, यहां 2 और यहां 3। ठीक है, अब मेरे पास स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। स्टिकी एंड्स बनने का क्या मतलब है देखना, स्टिकी एंड्स बनने का ये मतलब है बेटा, ठीक है, मैं एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, 5 से 3 ऐसे। अब देखो जरा स्टिकी एंड बनने का क्या मतलब है। दिस इज G, ये वाला, एंड ये C है, यहां 3' है, ठीक है। यहां से मैंने डीएनए को तोड़ दिया, तो ये सारे बॉन्ड टूट गए A और T के बीच के, क्लियर। उसके बाद ये देखो ऐसा दिखेगा, A T T, तो ये आ गया एक एंड, यहां पर 3' 5', ठीक है। C और G, यहां पर देखो G के बाद A T T। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मेरे पास ये अभी ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सॉरी ये बचे हुए, ये एच बॉन्ड ये बचा हुआ है और एच बॉन्ड ये बचा हुआ है। मेरे पास इसमें और इसमें वो एच बॉन्ड टूट गए, ठीक है। एच बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक कर गए। एच बॉन्ड टूटने की वजह से ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनो बेटा, ये वाला पार्ट, ये एंड और ये एंड कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एच बॉन्ड टूट चुका है इनका, तो ये और ये एंड क्या है, आपस में स्टिकी है, चिपक सकते हैं, ये स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। स्टिकी एंड क्या है एक्चुअल में, मतलब स्टिकी एंड का मतलब क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंड है इस वक्त, वो क्या है मेरे पास, सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है मेरे पास, सिंगल स्ट्रैंड है, इसे स्टिकी एंड कह रहे हैं। स्टिकी का मतलब अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज आ जाएगी, जैसे मान लो इसी को इसके सामने रख दूं, एच बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसको स्टिकी कह रहे हैं। तो स्टिकी एंड ये इतना है, यहां पे, यहां ये चीज। तो स्टिकी एंड बनाने के लिए आप सेंटर पे नहीं काट सकते, आपको एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ही आप सेंटर के अवे जाओगे, मैंने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं, काउंट कर लो, इसके इनके बीच के कितने टूट के, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं। तो मैं अगर आपसे टोटल पूछूं कितना काटा मैंने, टोटल 2 फॉस्फोईस्टर और 2 फॉस्फोईस्टर, 4 पेयर या 8 एच बॉन्ड ब्रेक किए मैंने, तब जाके मेरे पास ये डीएनए टूट के अलग हुआ। तो ये स्टिकी एंड है आपके सामने, ये हमारे पास क्या है, स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड ऐसे ही बनता है, ध्यान रखें बेटा, स्टिकी एंड इसी तरीके का बनता है, क्लियर। स्टिकी एंड बेटा इस तरीके का बनता है, ध्यान देंगे इसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास क्या है, ये स्टिकी एंड है, ये वाला स्टिकी एंड है और ये वाला हमारे पास स्टिकी एंड है। तो इस चीज को समझे ध्यान से, ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, क्लियर। और इसके बीच में हम क्या जोड़ेंगे, डीएनए जोड़ेंगे।
ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मूव अवे फ्रॉम सेंटर एंड कट बिटवीन सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड और ऑन बोथ स्ट्रैंड। ठीक है, टोटल 2 फॉस्फोईस्टर 8 एच बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये चीज देख लो, ये होने वाला है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन प्रोड्यूस स्टिकी एंड। स्टिकी एंड को हम बायोटेक में यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। मतलब सिंपल से लॉजिक ये है कि अगर आपके पास कोई स्टिकी एंड है, देख लो इस चीज को समझ लो सिंपल, आपके पास स्टिकी एंड से हम ये बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा एक लॉजिक है, आप पहले वो लॉजिक देख लो फिर हम बात कर सकते हैं। देखो कैसे बना रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा डीएनए जिसमें स्टिकी एंड है, जैसे मान लो ये रहा, या हम क्या करते हैं, ले लेते हैं इसको प्रॉपरली। देखो हाउ स्टिकी एंड कैन बी यूज, देखते हैं हाउ स्टिकी एंड कैन बी यूज, कैसे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। ये आपके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, इस प्लाज्मिड पे ये पैलिंड्रोम है, आपके सामने है ये, ठीक, ये पैलिंड्रोम है। नाउ दिस इज पैलिंड्रोम। इसको आपने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, पैलिंड्रोम को काटा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, पैलिंड्रोम कट बाय R.E, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये चीज, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कटने के बाद इस तरीके का आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये कटने के बाद इस तरीके का दिखेगा मुझे, ये देखें, ये ऐसा दिखेगा पैलिंड्रोम से। मतलब ये स्टिकी एंड्स हैं जो आपके सामने मैं लिख देता हूं। जैसे ये वाले जो स्टिकी एंड है वो क्या होगा, देखो इधर मेरे पास GC होगा, स्टिकी एंड में क्या था, AATT यहां होगा। ऐसे ही मेरे पास यहां C है, यहां G होगा, तो यहां क्या होगा मेरे पास AATT। तो ये मेरे पास स्टिकी एंड है। यहां से अगर आप ध्यान से देखो, दिस वन एंड दिस वन, ये स्टिकी एंड है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरे पास स्टिकी एंड्स है, ठीक है, ये स्टिकी एंड्स है बेटा। अब क्या करो, एक डीएनए ले लो, ये एक डीएनए ले लो, इस डीएनए में एक पैलिंड्रोम यहां है और फिर वहां पर बीच में जीन है और एक पैलिंड्रोम इस साइड है, ऐसे। अब रूल ये है, सुनना ध्यान से, रूल ये है हमारे पास, यहां पर किससे काटा, ई को R1 से कट किया है, ठीक है, किससे काटा है हमने, ई को R1 से काटा है, ठीक है, ई को R1 से। तो इन पैलिंड्रोम को भी मैं किससे काटूंगा, ई को R1 से। हमेशा याद रखना रूल ये है कि जिस डीएनए पर आपको जीन को जोड़ना है उनको दोनों को सेम एंजाइम से काटना पड़ता है। तो जैसे इसको मैंने ई को R1 से काटा है, यहां पे ई को R1 से काटा है, तो इसको भी ई को R1 से काटूंगा, उससे सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे। तो ये मैंने ई को R1 से इसको भी काट दिया, तो मेरे पास एक जीन आ जाएगी जिसके दोनों तरफ स्टिकी एंड्स होंगे। ये जीन है बेटा, इस जीन का एक स्टिकी एंड यहां बनेगा और एक स्टिकी एंड यहां बनेगा। मेरे पास दोनों तरफ क्या बन गए, इस तरीके से स्टिकी एंड्स बन गए। मेरे पास क्या हो गए, दोनों तरफ इस तरीके से क्या हो गए, स्टिकी एंड्स बन गए। एक स्टिकी एंड ये बन गया और एक स्टिकी एंड ये बन गया। क्लियर? तो मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास एक स्टिकी एंड यहां बना है, एक स्टिकी एंड यहां बना है।
दोनों तरफ मेरे पास क्या बन गए, स्टिकी एंड्स बन गए। किसमें, जीन में। अब मैं इस जीन को इसके बीच में प्लेस करके जोड़ दूंगा। आप देख लो, ऐसे डीएनए बनाने को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब मैं सिंपल क्या करने वाला हूं, मैं यही करने वाला हूं बेटा कि जो मेरे पास प्लाज्मिड है ये वाला, जिसको मैंने काटा था और क्या बना था, ध्यान से देखना बेटा, जिसको मैंने कट किया था और मेरे पास इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से ये स्टिकी एंड बना था। ऐसा ये स्टिकी एंड बने थे, ये देख रहे हो, ये मेरे पास क्या बने थे, स्टिकी एंड बने थे। ये रहा स्टिकी एंड, ये रहा। इसके बीच में मैं जीन ले आऊंगा ऐसे, ये फॉरेन जीन है, ये वो जीन है जो मुझे इसके बीच में जोड़नी है, और उस पर भी ऐसे ही स्टिकी एंड होंगे। इसको इसके बीच में लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर मेरे पास मान लो GC है, तो यहां पर क्या होगा, AATT, ठीक है। यहां पर मेरे पास CG है, तो यहां क्या होगा, AATT होगा। तो मैं इसको जब जोड़ूंगा यहां पर, तो ये वाला जो पार्ट है डीएनए, इस पे मेरे पास क्या होगा, AATT होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये जाकर यहां जुड़ेगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, मेरे पास AATT होगा, जो जाकर यहां जुड़ेगा ऐसे। ये देख रहे हो, ये जाकर यहां जोड़ दूंगा मैं, क्लियर। उससे मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उससे मेरे पास क्या होगा, प्रॉपर ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। देखना ध्यान से कैसे बनेगा। मेरे पास इस तरीके से प्रॉपर, इस तरीके से प्रॉपर एक डीएनए बन जाएगा, जिसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम देंगे। देखो, इस तरीके से प्रॉपर एक डीएनए बन जाएगा, देखो ऐसे, जिसके बीच में आप क्या जोड़ दोगे, फॉरेन जीन। ये तो आपने क्या किया, प्रॉपरली यहां जीन जोड़ दी। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। आपने क्या की, देख लो ध्यान से बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आपने ये बीच में जीन जोड़ दी, ठीक है। ये जीन का स्टिकी एंड था, ठीक है। एक स्टिकी एंड जीन का यहां था, इससे प्लाज्मिड के स्टिकी एंड जुड़ गई है ऐसे, और ऐसे यहां पे, ये आपके सामने है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं 8 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनाऊंगा, यहां 8 H बॉन्ड यहां बनाऊंगा, और 8 H बॉन्ड यहां बनाऊंगा। आप देख पा रहे हो, ये TTA है, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो आपके सामने क्लियर होना चाहिए बेटा, आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि मैं यहां पे जब इसको जोड़ रहा हूं यहां पे, और यहां पर इसको जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास 8 H बॉन्ड यहां बनेंगे इसके और इसके बीच में, और 8 H बॉन्ड मतलब 4 बनेंगे, 4 दो बार 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 2 करके, तो 8 यहां बनेंगे, 8 यहां बनेंगे। अब यहां पर मुझे लाइगेज चाहिए, ये वाला फॉस्फोईस्टर यहां पर और यहां पर, यहां मुझे फॉस्फोईस्टर बनाने के लिए लाइगेज चाहिए, तब बनेगा मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान से देख लो, व्हाट दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, दिस इज नेटिव प्लाज्मिड, नेटिव मतलब कोई भी प्लाज्मिड ले लो, और उसमें मैंने क्या जोड़ दी है, ये फॉरेन जीन जोड़ दी है। इसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीन के दोनों तरफ स्टिकी एंड थे, ये मेरे पास बॉन्ड किसने बनाया, लाइगेज ने। दिस बॉन्ड जो है, ये यहां पर बॉन्ड कौन बनाएगा, लाइगेज। तो लाइगेज को कितने फॉस्फोईस्टर बनाने पड़ेंगे, देखो, एक इस एंड को इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है, समझ रहे हो। मान लो मेरे को अगर ध्यान से देखें, कितने फॉस्फोईस्टर बनाने पड़ेंगे, 2 फॉस्फोईस्टर इस साइड बनेंगे जीन के, और 2 फॉस्फोईस्टर, एक यहां 2, एक यहां और एक यहां, 4 हो गए टोटल 4 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। आप ध्यान से सोचना, 4 फॉस्फोईस्टर कैसे बनाने पड़ेंगे, जीन को जोड़ा तो एक यहां बनाना पड़ेगा, एक यहां, एक मुझे यहां बनाना पड़ेगा और एक यहां, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनेंगे। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर लाइगेज क्या करेगा, इट फॉर्म फॉस्फोईस्टर, वो क्या बना देगा, फॉस्फोईस्टर बना देगा, ठीक है। वो क्या बना देगा, फॉस्फोईस्टर, आपके सामने। तो इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया, एनसीईआरटी ने कहा है
स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीमोरियम। उन्होंने 1972 में मॉलिक्यूलर सीजर डिस्कवर हो चुकी, देखो 1963 में पहली बार पता चला, 1970 तक काफी सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हो चुके थे। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर दिखाया। कैसे बनाया उन्होंने देखना, हमारे पास क्या है, 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। ठीक है, कैसे बनाया गया सुनना ध्यान से, कैसे बनाया गया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे बनाया गया सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम साल्मोनेला, किसने बनाया बेटा, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। कब बनाया है, 1972 में। तो इन्होंने क्या लिया, साल्मोनेला टाइफीमोरियम, ये बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें से प्लाज्मिड निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाला, ये ध्यान से पढ़ना, यही लिखा है, प्लाज्मिड आइसोलेट किया। फिर किसी और प्लाज्मिड में से, कोई और प्लाज्मिड था उनके पास, किसी और प्लाज्मिड में से ये काट के रिमूव कर ली, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल ली। ये कोई और प्लाज्मिड है बेटा, ये नहीं है, यहां से क्या निकाल ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल ली। इन दोनों को जोड़ा और क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो जीन जोड़ दी यहां पर, वो जीन यहां पर जोड़ दी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एनसीईआरटी कहती है अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी मिलते जुलते बैक्टीरिया जिसका नाम ई कोलाई है, इस ई कोलाई में डाल दिया, ये बोला एनसीईआरटी ने। आप देखोगे यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ोगे यही लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफीमोरियम से प्लाज्मिड आइसोलेट किया फर्स्ट, सेकेंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट की, थर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फोर्थ इंसर्ट इनटू ई कोलाई, जो कि मिलता जुलता सेल था साल्मोनेला से, दोनों ग्राम नेगेटिव, ये किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर, है ना, 1972। कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहां से आगे पढ़ेंगे, और वहां पे बेटा नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, संडे को आएगी क्लास, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए प्लीज पढ़िए और प्रॉपरली सारी चीजें याद करिए। मैं एक चीज आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि हमारा ये डिसाइड है, चाहे नीट की डेट आ गई है उसके बाद भी वी आर गोइंग टू फिनिश सिलेबस ऑन टाइम। आपको रिवीजन का ज्यादा समय देंगे, जल्द ही टेस्ट सीरीज की डेट भी आपको अनाउंस हो जाएगी, कब से चलेगी, कैसे चलेगी, क्या सीक्वेंस रहेगा, वो भी अनाउंस हो जाएगा। और हमें अधिक टाइम मिल रहा है आपके रिवीजन कराने का, तो ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए बिल्कुल गायब हो जाएंगे, नहीं, आपके साथ रहेंगे टिल नीट, 1 अगस्त तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। तो क्लियर बोल रहा हूं, भले ही नीट की डेट आ गई है, हम लोग सब लोग अपना सिलेबस प्रॉपरली टाइम पे कराएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय पे ही कराएंगे जो आपको टाइम दिया, ऐसा नहीं कि हम टाइम बढ़ा देंगे, नहीं, आपको रिवीजन का अधिक से अधिक समय देंगे और आपको प्रॉपरली सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। तो डोंट पैनिक, रिवीजन के लिए मतलब इतना मत परेशान हो कि क्या हो रहा है ये वो, एक प्लान अब क्योंकि अब ज्यादा फिजिबल है, हम कैसे करेंगे, धीरे धीरे 11th को करते हुए चलेंगे। अब परेशान मत हो कैसे करना, अब हम करा रहे हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, क्लियर, पहले भी हम ही करा रहे थे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।